आज का 20 सितंबर का जो हमारा एडिटोरियल है उसमें जो हमारे एडिटर सर हैं उन्होंने एक मुद्दा उठाया है अभी जो रिसेंटली हिट कर रहा है हमारे चैनल्स को टीवी जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का जो एलिगेशन है इंडिया के ऊपर कि इंडियन एजेंसीज ने मर्डर कराया है जो हमारे वहाँ के जो वो निज्जर जो यहाँ पे खालिस्तानी आतंकवादी है और वो कैनेडियन नागरिक है। तो हमारे जो जस्टिन ट्रूडो साहब हैं उन्होंने कहा है कि ये कनेडियन नागरिक है और ये एक तरह से कनेडियन की सोवरेनिटी पे यानी कि संप्रभुता पर हमला है। तो उसी को लेकर अपने कुछ विचार रखे हैं एडिटर साहब ने, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं आज। सीरियस एलिगेशंस यानी कि गंभीर आरोप हैं। इंडिया एंड कनाडा स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है एकटक देखना, लगातार देखना किसी चीज़ को। एट ए डाउन टर्न इन टाइज, टाइज का मतलब जो हमारे संबंध है, मतलब जो हमारे रिश्ते हैं। और डाउन टर्न का मतलब क्या होता है? जहां से किसी चीज़ का उतार शुरू होता है। आफ्टर ट्रूडोज चार्जेस, ट्रूडोज के जो चार्जेस हैं, तो इंडिया और कनाडा क्या कर रहे हैं? एक डाउन टर्न को देख रहे हैं, यानी कि जहां से किसी चीज़ की वापसी की शुरुआत हो, यानी कि ये शायद संबंध खराब होने की शुरुआत है। तो इंडिया और कनाडा स्टेयर कर रहे हैं एक डाउन टर्न की तरफ, जो इसके बाद जो ट्रूडो ने जो चार्ज लगाए हैं। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडोज स्टार्टलिंग, जस्टिन ट्रूडो का जो स्टार्टलिंग यानी कि आश्चर्यचकित कर देने वाला जो एलिगेशन है, आरोप, क्या होता है? टाइंग द किलिंग ऑफ कैनेडियन खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर इन जून। तो उन्होंने क्या किया है कि जो स्टार्टलिंग एलिगेशन है, और एलिगेशन के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे देखो, टाइंग लिखा है। और टाई का मतलब क्या होता है? बांधना या जोड़ना हो जाएगा यहाँ पे किसी चीज़ को। तो जो एलिगेशंस हैं, जो टाई करने वाला है यानी कि जोड़ने वाला है किसको? किलिंग ऑफ कैनेडियन खालिस्तानी लीडर, यानी कि कनाडा के जो खालिस्तानी लीडर हैं हरदीप सिंह निज्जर इन जून, जून में जो मर्डर हुआ था, टू एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाता है, और यहाँ पे क्या करता है? मार्क्स ए न्यू लॉ इन देयर अनरेवलिंग टाइज। अब इतने बड़े सेंटेंस को समझने का तरीका क्या है? और यही चीज़ होती है जो रीडिंग में आपको थोड़ा सा अपनी इम्प्रूव करनी होती है। और जब आप चीज़ों को सही तरीके से देखने लगेंगे तो आपको सेंटेंसेस बहुत हद तक समझ आने लगेंगे। चलो मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बहुत सारी लाइनें खींच दी हैं, एक बार इसे क्लियर कर देते हैं और फिर धीरे से समझने की कोशिश करते हैं कि वो, देखिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अब क्या होता है जब आप इतने बड़े सेंटेंस को पढ़ते हो ना, तो आपको कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखनी होती हैं। जैसे बारी बारी से देखने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे वन बाय वन एनालिसिस करते हैं। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडोज स्टार्टलिंग एलिगेशन। अगर हम देखें तो यहाँ पे सीधा सा है कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का आरोप, और ये जो स्टार्टलिंग लिखा है वो आश्चर्य में डालने वाला आरोप। ठीक, तो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का आश्चर्यचकित कर देने वाला आरोप। अब यहां से अभी हमारा सेंटेंस शुरू नहीं हुआ, और फिर उसी के साथ क्या लिख दिया उन्होंने? टाइम, जो जोड़ने वाला है। तो कौन जोड़ने वाला है? ये आरोप। आरोप क्या है? जोड़ने वाला। किसको जोड़ने वाला है? द किलिंग ऑफ कैनेडियन इंडियन खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह। यहां से पढ़ेंगे, यानी कि कनाडा के जो खालिस्तानी लीडर है हरदीप सिंह की किलिंग को जोड़ने वाला है। और फिर यहां से हरदीप सिंह का नाम लिखा, निज्जर का। फिर लिखा है इन जून, यानी कि इन जून में क्या हुआ? किलिंग जो हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि कनाडा के खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की जून में हुई किलिंग को जोड़ने वाला। अब किससे जोड़ने वाला? यहाँ पे देखो टू लिखा है, टू, और टू के बाद क्या लिखा है? एजेंट्स। तो किससे जोड़ने वाला है वो? एजेंट से जोड़ने वाला है। किसके एजेंट से जोड़ने वाला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम कैसे पढ़ें इस चीज को? अब देखेंगे हम जस्टिन ट्रूडो का आरोप। कैसा आरोप? स्टार्टलिंग आरोप है। आरोप कैसा है यहाँ पे? यानी कि जो हरदीप सिंह निज्जर जो कनाडा का एजेंट है और खालिस्तानी लीडर है, उसकी किलिंग को, जो जून में उसकी किलिंग हुई थी, उसको इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट से जो जोड़ने वाला एलिगेशन है। अब यहाँ पे आपको वर्ग मिलेगी मार्क्स, कि वो मार्क करता है। तो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो कहाँ है? ये, यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री का जो एलिगेशन है, जो आरोप है, वो क्या करता है? वो मार्क करता है किसको? ए न्यू लो, एक नया उतार, खराब होना। इन देयर अनरेवलिंग टाइज, उनका अनरेवल होता हुआ टाइज। टाइज का मतलब रिश्ता है, अनरेवल का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, रेवल का मतलब क्या होता है? जब चीजों को सुलझाया जाता है। रेवल का मतलब क्या होता है? देखो,
जैसे कोई स्वेटर बुना हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप क्या करते हो, उसकी सारी ये जो थ्रेड्स हैं इनको आप निकालते हो और एक सीधी सिंपल सी डोरी में बता देते हो, तो आपने उसे बिल्कुल एक सिंपल कर दिया ना मामला। तो जो सुलझता मतलब लगाएंगे यहाँ पे, तो जो अनरेवल होते रिश्ते थे, यानी कि जो सुलझते हुए रिश्ते थे, उनमें क्या कर दिया है, उसमें एक नए लो को मार्क कर दिया है, यानी कि नए एक उतार की शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है एलिगेशन, उसकी वर्ब है मार्क करता है, यानी कि ये आरोप मार्क करता है। किसको मार्क करता है, एक नए उतार को मार्क करता है। और किसके उतार को मार्क करता है, टाई के। तो अगर मैं आपको 4 वर्ड बताऊं तो इस सेंटेंस का मतलब है जो आरोप है वो मार्क करता है एक नए उतार को रिश्तों में। अब बाकी सारी चीजें क्या लिखी हैं, बाकी सारी चीजें देखो, यहाँ पे आरोप के बारे में लिखा है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का आरोप है, स्टार्टलिंग आरोप है, और हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी लीडर है उसकी किलिंग को इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट से जोड़ने वाला जो आरोप है, और वो क्या करता है। और टाई कैसा है, कौन से टाई, वो अनरेवलिंग, जो अनरेवल होता हुआ टाई है। तो जब आप सेंटेंस के अंदर ये कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं ना, तो बाकी चीज़ें आप जोड़ पाते हैं। तो इसे मेरे पढ़ाने के बाद इस सेंटेंस को फिर से अच्छी तरह से देख के आप इसे फिर, कहने का मतलब यह है कि इसे फिर अभी वर्ड क्या है कि अनरेवल करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। समझ गए आगे आप, फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो कनाडा के प्रधानमंत्री का जो आश्चर्य में डाल देने वाला आरोप है, जो खालिस्तानी लीडर और जो कैनेडियन सिटीजन हैं हरदीप सिंह निज्जर के जून में हुए कत्ल को इंडियन गवर्नमेंट्स के एजेंट्स के साथ जोड़ने वाला जो आरोप है, वो एक नए उतार को मार्क करता है, जो सुलझते हुए रिश्ते थे भारत और कनाडा के। अब आगे चलते हैं। मिस्टर ट्रूडोज एक्यूजेशन, मिस्टर ट्रूडो का जो आरोप है, ही सेड, उन्होंने कहा था, एविडेंस हैड बीन शेयर्ड, कि एविडेंस शेयर कर दिए गए थे। अब मैं बार बार आपको रूल्स तो कराते ही रहता हूँ, इसके बारे में फिर एक रूल की बात कर लेते हैं। कौन से एविडेंस की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है हैड, और यहाँ पे लिखा है बीन, और फिर लिखा है शेयर्ड। तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे मेन वर्ब बी बन जाती है और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो यानी कि शेयर्ड का मतलब क्या है, जैसे आपने किसी फाइल को किसी के साथ शेयर किया तो वो शेयर्ड हो गई, और बी का मतलब हो चुकी थी। तो हैड बीन का मतलब जो हो चुके थे, कैसे, शेयर्ड, यानी कि शेयर्ड किए जा चुके थे। तो ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है आपका। तो यहाँ पे जस्टिन मिस्टर ट्रूडो का जो एक्यूजेशन है, क्या कहता है, ही सेड, उन्होंने कहा था कि एविडेंस, जो सबूत हैं, एविडेंस का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, यानी कि किसी चीज़ को साबित करने के लिए आपने जितनी चीज़ें दी हैं वो मिलके ही एविडेंस बनता है, एविडेंसेस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एविडेंस हैड बीन शेयर्ड, यानी कि एविडेंस शेयर किए जा चुके थे विद इंडिया, इंडिया के साथ, एंड आल्सो रेज्ड, और रेज किया जा चुका था। देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है शेयर्ड और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है रेज्ड। ये तो हैड बीन दोनों के साथ अंडरस्टूड हो जाता है, यानी कि हैड बीन शेयर्ड, शेयर्ड किए जा चुके थे, एंड आल्सो रेज्ड, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उठाया था, क्या, इन्हें बायलैटरल मीटिंग, बायलैटरल मीटिंग में उठाया था। किसके साथ बायलैटरल मीटिंग थी, प्राइम मिनिस्टर के साथ। कौन से प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी के साथ। और कब हुई थी वो मीटिंग, देखो कितनी सारी चीजें बीच में आ जाती हैं। लास्ट वीकेंड, पिछले वीकेंड पे हुई थी। तो देखो उन्होंने कहा कि एविडेंस शेयर किए गए थे इंडिया के साथ और उठाया गया था। क्या उठाया गया था, अभी बात ही नहीं हुई है, क्या उठाया गया था उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना पड़ेगा आपको, क्या उठाया गया था। इन्हें बाईलेटरल मीटिंग, एक बाईलेटरल मीटिंग में उठाया गया था। किसके किसके साथ थी मीटिंग, प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के साथ थी। कब हुई थी, लास्ट वीकेंड। और क्या होता है, हैज सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब किसी यात्रा पे चल पड़ना है, शुरुआत कर देना। तो उसने सेट ऑफ कर दिया है क्या, ए चेन ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स की एक चेन को। तो उन्होंने कहा कि एविडेंस शेयर कर दिए गए थे इंडिया के साथ और ये वाला मुद्दा उठाया गया था बायलेटरल मीटिंग में, कहां पर, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लास्ट वीकेंड। और इस चीज ने क्या किया है, देखो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये मिस्टर ट्रूडो को जो एक्यूजेशन है ना, ये सब्जेक्ट है और इसके लिए वर्ब क्या बनती है, हैज सेट ऑफ, ठीक। और इस बीच में क्या लिखा है फिर आपका, इस बीच में ये बताया है कौन सा एक्यूजेशन। तो मिस्टर ट्रूडो का जो आरोप है क्या, कि एविडेंस शेयर कर दिए गए थे और बायलेटरल मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ लास्ट वीकेंड ये मुद्दा भी उठाया गया था, हैज सेट ऑफ। और इस एक्यूजेशन ने क्या कर दिया है, सेट ऑफ कर दिया है, शुरुआत कर दी है किसकी, ए चेन ऑफ इवेंट्स, किसकी शुरुआत कर दी है, चेन ऑफ इवेंट्स की, ठीक। तो जस्टिन ट्रूडो के आरोप ने
क्या कर दी है, एक घटनाओं की नई चेन की शुरुआत की गई है। और कौन से एक्विजिशन, वो आप बीच में देख रहे हो। अभी मैं आपको एक वर्ड समझा दूं, यहाँ पे एक चीज़ आई है बाईलेटरल। तो ये बाईलेटरल क्या होता है? कुछ रूट वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, अगर हम उसकी इनिंग को देखें तो चीज़ें समझ आती हैं। बाईलेटरल, देखो बाई, जो बाईलेटरल है, बाई इंग्लिश में एक रूट होता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, टू को। ये जो वर्ड होता है लेटरल, लेटरल का मतलब होता है साइड, साइड का मतलब होता है साइड, तो साइड ही होता है। खैर, जैसे हम पुरानी मूवीज की बात करें तो पुरानी मूवीज के जो हमारे सिंगर होते थे, जो पुरानी मूवीज के सिंगर होते थे, जैसे किशोर कुमार है, मोहम्मद रफ़ी है, तो उन्हें हम बोलते थे कि वो कौन है, पार्श्व गायक हैं। पार्श्व गायक, तो साइड को शुद्ध हिंदी में पार्श्व ही बोला जाता है। तो पुरानी मूवीज में तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज पुराने टाइम में नहीं होती थी, तो जब एक्टर एक्टिंग कर रहा होता था कैमरे के सामने, तो उसी टाइम साइड में खड़े होकर सिंगर गा रहा होता था, तो हाथ के हाथ उनको अपने वर्ड्स और होठों की मूवमेंट को मैच करना होता था, तो इसलिए उन्हें पार्श्व गायक बोला जाता था। तो लेटरल का मतलब होता है साइड, तो यहाँ पे हिंदी में उसको पक्ष भी कह सकते हैं। तो बाइलेटरल का मतलब क्या होता है, दो, और लेटरल का मतलब होता है साइड या पक्ष। तो द्विपक्षीय मीटिंग, द्विपक्षीय मीटिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें दो पक्ष आमने सामने थे, तो इसलिए उन्होंने उसे बाइलेटरल मीटिंग कहा है। जैसे आपके ये चीज़ें होती हैं, जैसे आप किसी बीटेक में एडमिशन लेते हैं, तो वो लोग जो ऑलरेडी पॉलिटेक्निक कर चुके होते हैं तो उन्हें सेकेंड ईयर में एडमिशन बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं वो लेटरल एंट्री के एडमिशन होते हैं। तो लेटरल का मतलब साइड से मतलब होता है। बाईलेटरल, अगर यूनिलेटरल की बात करें तो यूनि का मतलब एक होता है, तो वो एक पक्षीय मुद्दा हो जाता है। तो इस तरह से बाईलेटरल का मीनिंग होता है। तो यहाँ से आगे चलने की कोशिश करते हैं, फिर आगे क्या बोलते हैं। तो एक चेन ऑफ इवेंट शुरू कर दिया है उन्होंने। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, आफ्टर कनाडा एक्सपेल्ड ए सीनियर इंडियन डिप्लोमेट। आफ्टर किसके बाद, अब आफ्टर की बात करें तो यहाँ कनाडा से लेके और डिप्लोमेट तक को एक यूनिट बना के चलेंगे हम, क्योंकि आफ्टर इस पूरे सेंटेंस को गवर्न करता है। तो बाद में, किसके बाद में, अगर मैं कुछ भी कहूँ, अगर मैं कहूँ आफ्टर एक्स वाई जेड या आफ्टर ए बी सी, तो इसका मतलब होता है ए बी सी के बाद या एक्स वाई जेड के बाद। तो यहाँ पे ए बी सी या एक्स वाई जेड को कौन रिप्लेस कर देगा, कनाडा इज एक्सपेल्ड। कनाडा ने बाहर निकाल दिया था किसको, ए सीनियर इंडियन डिप्लोमेट को, एक भारत के एक वरिष्ठ राजनीतिक को बाहर निकाल दिया था। उसके बाद तो कनाडा के द्वारा इंडिया के एक डिप्लोमेट को, सीनियर डिप्लोमेट को बाहर निकालने के बाद क्या हुआ, इंडिया समन्ड, इंडिया ने बुला लिया क्या, द कनेडियन हाई कमिश्नर को। तो समन करने का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे समन की बात करेंगे तो समन का मतलब होता है बुलावा, किसी को बुलाया जाना। जैसे हम कोई कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो कोर्ट उसके लिए समन जारी करता है, मतलब उस बुलावा जारी करता है, उसे बुलाया जाता है। तो इंडिया ने क्या किया, बुलाया किसको, हाई कमिश्नर को, उच्चायुक्त को। एंड एक्सपेल्ड कनाडास स्टेशन चीफ फॉर इंटेलिजेंस। और क्या कर दिया, इंडिया ने भी बदले में की कार्रवाई करते हुए क्या किया, एक्सपेल किया कनाडा के स्टेशन चीफ को। जो स्टेशन चीफ है किसका, इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस का मतलब हमारी जासूसी संस्थाएं होती हैं। तो जो मुख्य अधिकारी था, जो मुख्य स्टेशन अधिकारी था जासूसी संस्था का उनकी, उसको निकाल दिया है ऑन ट्यूसडे को। तो ये कहा था उन्होंने, चेन ऑफ इवेंट शुरू हो चुका है। तो उन्होंने यहाँ के राजनीतिक को निकाला, उन्होंने बदले में यहाँ के स्टेशन चीफ जो इंटेलिजेंस का है उसको निकाल दिया। द यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टनर्स विद कनाडा। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे कोमा के साथ उन्होंने कहा है पार्टनर्स विद कनाडा, जो कनाडा के साथ पार्टनर्स हैं इन द 5 आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग। 5 आइस इंटेलिजेंस शेयरिंग में, यानी कि ये 5 कंट्रीज ने क्या बनाया था, एक इंटेलिजेंस यानी कि जासूसी चीज़ों को शेयर करने के लिए गुट बनाया था, जिसका नाम रखा था 5 आइस। तो इसमें आपका यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया उसमें पार्टनर हैं। तो जो यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया जो कनाडा का साथ पार्टनर है, 5 आइस इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट में समझौता जो है हैव एक्सप्रेस्ड, उन्होंने एक्सप्रेस किया है। क्या एक्सप्रेस किया है, डीप कंसर्न। डीप कंसर्न का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने अपनी गहरी चिंता जताई है ओवर द इशू, किसके ऊपर, इस इशू के ऊपर। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, जो विदेश मंत्रालय है हमारा, हैज आल्सो एक्यूज्ड, हैज एक्यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, घटना होने के बाद। तो उन्होंने एक्यूज किया है, आरोप लगाया है, किसको एक्यूज किया है, कैनेडियन डिप्लोमेट्स को, कनाडा के जो राजनीतिक यहाँ पे हैं। कहीं का आरोप लगाया है, ऑफ एंटी इंडिया एक्टिविटीज, भारत विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया है। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाता है आपका,
क्या करते हुए, एक्टिविटीज क्या करते हुए, इंडिकेट करते हुए। तो ये आरोप क्या करते हुए लगाया है इंडिया ने, इंडिकेट करते हुए लगाया है, इशारा करते हुए लगाया है। किसका इशारा, दैट मोर डिप्लोमेट्स, कि और भी ज्यादा राजनीतिक जो हैं मे भी हो सकते हैं, मे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पॉसिबिलिटी को, मे भी हो सकते हैं अंडर स्क्रूटनी। स्क्रूटनी वर्ड पहले भी आया है, उसका मतलब होता है गहन जांच, यानी कि वो भी जांच के अंडर हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, वाइल, वाइल का यहाँ पे हम क्या मीनिंग लेंगे, जबकि, जबकि द कैनेडियन गवर्नमेंट हैज स्पोकन, फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला है अबाउट द वायोलेशन, किसके बारे में बोला है, वायोलेशन के बारे में बोला है। और वायोलेशन क्या होता है, वो उल्लंघन, किसका, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ का, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की बात की है। एंड ऑफ, और किसकी बात की है, उन्होंने ये बात की है कि कैनेडियन सोवरेनिटी जो है, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता, यानी कि वहां के सारे राजनीतिक फैसले वो खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी और के अंडर काम नहीं करते हैं। तो कनाडा की जो संप्रभुता है, विच कुड इन्वोक अदर एरियाज ऑफ कन्फ्रंट्रेशन, विच का मतलब क्या है, विच जो, यानी कि ये जो कनेडियन सोवरेनिटी है, कुड इन्वोक, वो इन्वोक कर सकती है। इन्वोक का मतलब जगाना किसी चीज को, उसके अंदर से जगाना, क्या, अदर एरियाज ऑफ कन्फ्रंट्रेशन। कन्फ्रंट्रेशन का मतलब होता है आमना सामना, जैसे इस राजनीति, इस निज्जर के उसके मर्डर के मामले में इंडिया और पाकिस्तान, उसके कनाडा की गवर्नमेंट आमने सामने है, तो ये और सारे कन्फ्रंट्रेशन को पैदा कर सकती है, यानी कि शुरू कर सकती है। गिवन द सपोर्ट मिस्टर ट्रूडो रिसीव्ड फ्रॉम द, देखो गिवन का मतलब जो यहाँ पे है, गिवन का मतलब होता है एक गिवन के थ्रू हम एक स्थिति को बयान करते हैं कि इस कंडीशन में, देखो अब फिलहाल की स्थिति बताते हैं क्या हुआ, पहले गिवन से आगे की बात पढ़ते हैं। द सपोर्ट, यानी कि वो समर्थन मिस्टर ट्रूडो रिसीव्ड, जो मिस्टर ट्रूडो ने रिसीव किया था, उन्हें मिला था फ्रॉम हिज पॉलिटिकल राइवल्स, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से। जैसे हम इंडिया के सेंस में बात करें कि भाजपा को कांग्रेस का समर्थन मिल जाए किसी मुद्दे पे, तो यानी कि विपक्ष का समर्थन मिल गया। तो मिस्टर ट्रूडो को ने रिसीव किया था राजनीतिक राइवल से, जो सपोर्ट मिली थी, किसके लिए, कहाँ पे मिली थी, वो पार्लियामेंट में मिली थी। और वो क्या करता है, वो रिमार्क्स करते हैं, क्या करते हैं, क्रिटिकल, यानी कि वो जो क्रिटिकल कमेंट करते हैं किसी के ऊपर, बहुत ज्यादा आलोचनात्मक बातें करते हैं, किसको लेके, इंडिया की। बाय लीडर्स, लीडर्स के द्वारा, सच एज पीआरए पोलिवर हैं और जगजीत सिंह हैं। तो इस तरह के लीडर जो इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं, उनका जो समर्थन मिला था जस्टिन ट्रूडो को। इस स्थिति में, गिवन का मतलब समझ गए ना, इस स्थिति में कि जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को संसद में अपनी इन सारे लोगों का सपोर्ट मिला था, तो क्या कहता है, तो इट इज आल्सो लाइकली दैट, तो ये इस बात की संभावना है कि द चिल, कि ये जो ठंडक है, ये जो चिल है, विल आउटलास्ट। आउटलास्ट का मतलब क्या होता है कि वो आउटलास्ट कर जाएगी। आउटलास्ट करने का मतलब क्या होता है, यानी कि जो उसकी एक सीमा है उससे भी परे निकल जाएगी दिस गवर्नमेंट, यानी कि वो जो चिल है वो इस गवर्नमेंट को आउटलास्ट करेगी। यानी कि इसका मतलब है कि ये जो ठंडक गवर्नमेंट को मिली है इस मुद्दे पे बात करके, इंडिया के खिलाफ बातें करके, और इंडिया के खिलाफ बातें करने के कारण ही ट्रूडो को क्या मिला था, अपने विपक्षों का सपोर्ट मिला था। तो इस टाइम जो एक ठंडक की पोजिशन सरकार को है, ये आउटलास्ट करेगी, यानी कि उसके टर्म से भी आगे तक उसको सपोर्ट करने जा रही है। और यही एलिगेशन भी लगाए हैं इंडिया में कि वो अपने राजनीतिक या कुछ वोटों को साधने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इफ वोटेड आउट इन इलेक्शंस ड्यू इन 2025, यानी कि जो 2025 में यह है कि अगर इसमें वोट किए जाते हैं तो ये चिल उसकी बनी रहेगी। यानी कि एडिटर साहब ये कहने की कोशिश करते हैं कि इस स्थिति में 2025 में जो ड्यू है इलेक्शन, उसमें उसको फायदा हो सकता है, अनलाइक विद पाकिस्तान, यानी कि जैसा पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन है उसके उलट। जैसे अगर मैं कहूँ लाइक मी, तो लाइक मी का मतलब होता है मेरे जैसे, यानी कि जैसे मैं करता हूं तो उसी तरह से क्या बोलेंगे हम, लाइक। और अनलाइक मी का मतलब क्या हो जाएगा, अनलाइक मी का मतलब होगा मेरे उलट, जैसे मेरे विपरीत कोई बात होती है। जैसे अगर मैं कहूँ ही इज कूल लाइक मी, वो मेरे जैसा कूल है, बट अगर मैं कहूँ ही इज कूल अनलाइक मी, तो वो मेरे उलट कूल है, मीन्स मैं कूल नहीं हूँ फिर। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो अनलाइक विद पाकिस्तान, जैसा हमारा पाकिस्तान के साथ मामला है, वेयर, जहाँ पर सच एलिगेशंस, ऐसे जो आरोप हैं, कौन कौन से आरोप, नेम कॉलिंग, नाम पुकारना एक दूसरे को,
एंड पब्लिक कन्फ्रंटेशन, जो पब्लिक का आमना सामना है, हैव बिकम रूटीन, वो रूटीन बात हो चुकी है। तो पाकिस्तान के साथ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या बोलते हैं, इट इज वर्थ रिमेंबरिंग, और ये याद रखने योग्य बात है। वर्थ रिमेंबरिंग का मतलब क्या है, याद रखने योग्य। अब ये वर्थ रिमेंबरिंग का मतलब ये नहीं है कि वो वर्थ रिमेंबरिंग रिमेंबर के साथ आएगा, किसी भी तरह की चीज करते हैं। जैसे अगर हमने कहा दिस इज वर्थ डूइंग, तो ये काम करने लायक है। दिस इज वर्थ हैविंग, तो ये चीज ऐसी है जो पास में होनी चाहिए। तो ये याद रखने लायक बात है दैट कनाडा इज ए पार्ट ऑफ द वेस्टर्न नाटो अलायंसेस, कि जो कनाडा है वो पश्चिमी नाटो अलायंस का हिस्सा है। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें देखा होगा आजकल रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है, तो उसमें नाटो का खुला समर्थन आप रोज टीवी में सुनते होंगे यूक्रेन को है। तो वो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम कहें कुछ देशों का समूह है, और रशिया को उससे खतरा होता जा रहा था, वो उनके सिर तक पहुंच चुका था, तो इसलिए रशिया ने वहां पे अटैक किया है। तो वो क्या कहते हैं, तो वेस्टर्न नाटो अलायंस का ऑर्गेनाइजेशन उसका हिस्सा है, एंड होम ऑफ इंडियाज, और बहुत सारे इंडियन का भी वो घर है। पंजाब, बहुत सारा पंजाब के लोग कनाडा में रहता है। एंड इंडियन ओरिजिन कैनेडियंस, और इंडियन मूल के कैनेडियंस का घर है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ द रैप्चर, और ये जो इस रैप्चर का जो प्रभाव है, रैप्चर का मतलब ये जो टूटन है, यानी कि जो रिश्तों में टूटन आई है, विल बी फेल्ट वाइडर, यानी कि इसको क्या किया जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको फेल्ट किया जाएगा, यानी कि इसका परिणाम दूर होगा। अब यहाँ स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव को देखा है। जैसे हमने कहा ही विल बीट यू, वो आपकी पिटाई करेगा, वो तो करेगा पर आपकी तो पिटाई होएगी ना। तो जब आपके साथ काम होएगा तो हम वर्ब किसको बनाएंगे, बी को, यू विल बी, आप हो जाएंगे। और पास्ट पार्टिसिपल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। तो यू विल बी बीटन, आपकी पिटाई होगी। सेम स्ट्रक्चर को देखना है कि रैप्चर विल बी, होंगे फेल्ट, फेल्ट किए हुए, यानी कि उनको महसूस किया जाएगा बहुत वाइडर, यानी कि बड़े पैमाने पर उसका परिणाम देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, द फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम है, एट सच ए फ्रॉट, ऐसे फ्रॉट मोमेंट पर। फ्रॉट का मतलब किसी चीज का भरा हुआ होता है, जैसे फ्रॉट विद फियर, वो डर से भरा है, तो भरा हुआ मोमेंट। तो यहाँ पे हम कहेंगे कठिन मोमेंट। ऐसे कठिन मोमेंट पे जो पहला स्टेप है, हैज टू बी, उसे होना होगा सम कोल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट करने का मतलब सोचना, गहराई से सोचना भी रिफ्लेक्ट करना होता है। और कोल्ड रिफ्लेक्शन का मतलब वो क्या होना चाहिए ना, कि ठंडे दिमाग से सोचना। ओवर द नेक्स्ट स्टेप्स, किसके ऊपर सोचना, अगले कदम के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे एडिटर साहब की राय है, जो हमारा ऐसे कठिन समय में पहला कदम होना चाहिए, वो बहुत शांति से अगले कदम के बारे में सोचना होना चाहिए। फोर, क्योंकि ये देख लेना आप, जहां भी दो, वैसे तो फोर का मतलब लिए होता है, जैसे आप बोलते हो फॉर मी का मतलब लिए, बट अगर एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस और उसके बीच में फोर लगा हुआ होता है, तो इसका मीनिंग क्योंकि के इक्विवेलेंट हो जाता है, क्योंकि यह देखते हुए कि। तो यहाँ पे हो जाता है कि उन्होंने कहा है कि पहला कदम शांति से रिफ्लेक्ट करना होना चाहिए, फोर, क्योंकि मिस्टर ट्रूडो जो है, क्या है वो, द प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी जो है, तो मिस्टर ट्रूडो के लिए जो प्रायोरिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं फोर की बात करूं, चलो ये वाला स्ट्रक्चर तो मैंने आपको ठीक बताया। जैसे अगर मैं कहूँ आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की, फॉर ही इज पुअर, क्योंकि वो गरीब है। बट यहाँ पे फॉर दो सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये नया सेंटेंस उन्होंने बनाया है, फॉर मिस्टर ट्रूडो, तो यहाँ मिस्टर ट्रूडो के लिए ही है इसका मतलब। तो मिस्टर ट्रूडो के लिए जो प्रायोरिटी है मस्ट बी, वो होनी चाहिए टू पब्लिकली प्रूव, कि वो सार्वजनिक रूप से प्रूव करें हिज वेरी सीरियस एलिगेशंस, अपने इन सीरियस एलिगेशंस को। और यहाँ पे वेरी वर्ड क्या करता है, आपने मीनिंग सुना होगा, वेरी का मतलब बहुत होता है, लेकिन वेरी का मतलब हर बार बहुत नहीं होता है। वेरी का मतलब वही होता है, वो ही, बिल्कुल। अगर मैं कहता हूँ द वेरी डे, तो द वेरी डे का मतलब क्या हो जाएगा, वो ही वाला दिन, यही वाला दिन। जैसे अगर मैं कहूँ किसी ने मुझे अपशब्द कहे और वो मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या कहे आपको शब्द, तो मैं कह रहा हूँ कि सर तू पागल है, ये ही उसके शब्द थे, मतलब ये ही वाले शब्द बोले थे, तो मैं कह सकता हूँ यू आर मैड एंड दीज वर हिज वेरी वर्ड्स, यानी कि यही उसके वाले सेम शब्द थे जो मैंने बोले हैं। तो यहाँ पे वेरी का मतलब क्या है, तो यही वाले एलिगेशंस जो उन्होंने लगाए हैं उनको प्रूव करना चाहिए और एडमिट या स्वीकार कर लेना चाहिए कि ही इज अनेबल टू। अब यहाँ पे ही इज अनेबल टू के बाद आपको सेंटेंस खुद सोचना पड़ेगा कि ही इज अनेबल टू प्रूव, यानी कि या फिर एक्सेप्ट, एडमिट करना पड़ेगा कि मैं उन्हें प्रूव करने में अनेबल हूँ। इंडियाज असर्शन, इंडिया का जो असर्शन है, इंडिया की जो स्वीकार उक्ति है, इंडिया ने जो दावा किया है,
ओवर कैनेडियन सेफ हेवंस। कहीं के ऊपर दावा किया है इंडिया ने? कनाडा के सेफ हेवन के ऊपर। हेवन का मतलब होता है रुकने का स्थान। देखो, एक तो होता है आपका HEAVEN, ये तो वो हेवन होता है जिसे हम स्वर्ग या आकाश बोलते हैं, लेकिन दूसरा हेवन होता है रुकने का स्थान, सुरक्षित ठिकाना। तो वो कहते हैं कनाडा जो है एक सुरक्षित ठिकाना है, किसके लिए? और एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट के लिए। एंटी इंडिया का मतलब जो इंडिया विरोधी हैं, और सेपरेटिस्ट जो अलगाववादी हैं, यानी कि इंडिया की जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ नहीं जुड़ना चाहते, तो वो अलगाववादी हैं। वायोलेंट खालिस्तानी ग्रुप, और वो बहुत ही हिंसक खालिस्तानी ग्रुप है। ये जो है कनाडा उनके लिए सेफ हेवन है। तो इंडिया का जो असर्शन है, इसने क्या किया है? हैव ऑलरेडी बीन प्रूव। तो ये असर्शन जो है पहले ही हो चुका है प्रूवन, यानी कि ये पहले ही साबित हो चुका है बाय मैनी इंसिडेंट्स। यानी कि इंडिया का जो दावा है कि कनाडा जो है इंडियन एक्टिविटीज के लिए एक सुरक्षित ठिकाना है, वो पहले ही कई घटनाओं से बात साबित हो चुकी है। और कहाँ साबित हो चुकी है? बिगिनिंग फ्रॉम अर्ली 1980s, अर्ली 1980 से शुरू करते हुए टू मोर रिसेंट, बिल्कुल हाल फिलहाल के टाइम तक। टारगेटिंग, जो टारगेट किया गया है इंडियन डिप्लोमेट्स को, एंड इंडियन कम्युनिटी सेंटर्स, और इंडियन कम्युनिटी सेंटर्स को, यानी कि भारत के जो सामुदायिक भवन है या भारत के जो राजनयिक हैं वहाँ पे जो उनकी टारगेटिंग हुई है, यानी कि उनके ऊपर हमले हुए हैं, इससे वो कहीं साबित हो चुका है कि वो एंटी इंडियन जो मेंटेलिटी के लोग हैं वो उनका सुरक्षित ठिकाना है। दैट कि निज्जर जो है चीफ ऑफ द खालिस्तानी टाइगर फोर्स, कि निज्जर जो है जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ है, ही वॉज वांटेड इन इंडिया, वो इंडिया में वांटेड था। एक्यूज्ड ऑफ बीइंग, और उस वो एक्यूज था, आरोपी था, ऑफ बीइंग होने का, किसके पीछे होने का? टेरर ऑपरेशन, जो आतंकवादी ऑपरेशन चले उसमें, कहा? इन पंजाब में 1980s पे, जो भारत की सरकार द्वारा वांछित था, जो टेररिस्ट गतिविधियों में शामिल था। एंड हैड एन इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस, और इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी था। तो रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में उसके लिए एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि ये अपराधी है और कहीं भी मिले तो इसे इंडिया को सौंपा जाए। तो ये आरोप उस पर थे, और वाजे कनेडियन सिटीजन, और वो कनेडियन सिटीजन था। तो एक ऐसा आतंकवाद में लिप्त आदमी जिसकी इंडियन गवर्नमेंट को तलाश है, रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ जारी करा हुआ है, कई सारी आतंकवादी ऑपरेशंस में उसका हाथ है, वो कैनेडियन सिटीजन है, तो ये बात प्रूव हो जाती है कि वो उनका सुरक्षित ठिकाना है। और ये चीज़ें क्या करती हैं? स्पीक्स, ये बोलती हैं फॉर इटसेल्फ, खुद ही, यानी कि ये चीज़ खुद के लिए बोलते हैं कि इंडिया के आरोप सही हैं। न्यू दिल्ली मस्ट आल्सो कंसिडर, और न्यू दिल्ली को कंसिडर करना चाहिए, सोचना चाहिए, हाउ, कि कैसे, इट विशेस, ये चाहता है, टू प्रोसीड, आगे बढ़ना, ऑन इट्स टाइज, अपने संबंधों पर, विद कनाडा, कनाडा के साथ। यानी कि इसका मतलब है कि इंडिया को अब ये विचार करना होगा कि वो कनाडा के साथ अपने संबंधों में कैसे आगे जाना चाहता है। द गवर्नमेंट हैड हेल्ड, गवर्नमेंट ने हेल किया था, स्वागत किया था, किसका? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट का कनाडा में इन 2015 में। यानी कि भारत की सरकार ने 2015 में जो प्रधानमंत्री की कनाडा की विजिट हुई थी उसका स्वागत किया था। द फर्स्ट बायलैटरल विजिट, जो पहली द्विपक्षीय विजिट थी किसी इंडियन पीएम के द्वारा सिंस 1973, 1973 के बाद, यानी कि 1973 के बाद वो कब हुआ? 2015 में जो विजिट हुई। तो कितने साल की बात होती है आप लगा सकते हैं, 27, 37 एंड 5, करीब आप लगभग 42 ईयर्स के करीब की बात है। तो विद द एजम्पशन, वो इस अनुमान के साथ हुआ था, दैट डेकेड्स ऑफ मिसट्रस्ट, के जो दशकों गुजरे हैं कहें के मिसट्रस्ट के, अविश्वास के, ओवर द खालिस्तान इशू, खालिस्तान इशू को लेकर को जो करीब 10 साल गुजरे हैं अविश्वास के, कुड बी ब्रस्टेड असाइड, कि उनको बस्ट असाइड किया जा सकता है, यानी कि उनको खत्म करके एक तरफ रखा जा सकता है। अर्लियर दिस ईयर, इस ईयर की शुरुआत में, इंडिया एंड कनाडा अटेम्प्टेड, यानी कि इंडिया और कनाडा ने क्या किया था? अटेम्प्ट किया था, कहीं को अटेम्प्ट किया था? अनदर रिसेट, की एक नई शुरुआत की थी, विद विजिट बाय कनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलोनी जॉली। तो कनाडा के जो है फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए थे। एंड फास्ट ट्रैकिंग फ्री ट्रेड टॉक्स, और बहुत तेज फ्री ट्रेड की वार्ता हुई थी कि इंडिया और कनाडा अपने यहाँ फ्री ट्रेड की वकालत करें। हाउएवर, फिर भी आफ्टर द एक्रीमोनियस ट्रूडो मोदी मीटिंग, ये जो ट्रूडो मोदी मीटिंग जो रही है हमारी, इसके बाद तो दोनों ने क्या किया था? एक नए संबंधों की शुरुआत की थी। तो ट्रूडो की, सॉरी,
हम कहाँ जाते हो, एक्रीमोनियस जो मीटिंग थी, ट्रूडो मोदी मीटिंग जो थी ऑन द साइड लाइन ऑफ द G20, G20 के साइड लाइन पे, यानी कि G20 में थोड़ी देर के लिए। एक्रीमोनियस की बात करें कि बहुत ही जो तेजी से, मतलब एक बहुत तेजी से तीक्ष्ण सी वार्ता थी, थोड़ी बहुत तेजी से हुई होगी। तो उसमें क्या करते हैं, तो वो G20 में एक तरफ जो हुई थी, यानी कि दोनों की एक वो थी, द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। एंड द लेटेस्ट एलिगेशंस, और उसके बाद जो वर्तमान में लगे हुए एलिगेशंस हैं मिस्टर ट्रूडो के द्वारा, तो डिप्लोमेटिक जो नाइस टाइस है, यानी कि जो अच्छे रिश्ते हैं डिप्लोमेटिक, यानी कि जो भारत के जो राजनीतिक रिश्ते हैं, आर क्लियरली एट द एंड, वो ऐसा लगता है इन घटनाओं के बाद वे क्लियरली एंड की तरफ जा रहे हैं। वाइल, जबकि द FTA टॉक्स हैव बीन पुट ऑन पॉज, जबकि अभी जो FTA है, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड की जो टॉक्स होनी है, हैव बीन, वो हो चुकी है, पुट ऑन, रखी हुई एक पॉज पर, यानी कि उस बातचीत को अभी रोक दिया गया है। तो फिलहाल जो कनाडा और इंडिया के बारे में जो नए इंसिडेंट्स हुए हैं, तो इनको लेके अपनी एक चिंता जताई गई है, और बाकी बातें नेक्स्ट करते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें कि किस तरह से कहाँ से कौन सी चीज़ें हमें उठा के लानी है।